जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लास है उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल। और कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको समझाया कि कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या थी, और कुछ मैंने जीके के क्वेश्चन भी आपको इसके अंदर करवाए थे। आज अपन आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है वह है प्राइमरी मेमोरी। लेकिन इसको समझने से पहले पूरा सिस्टम समझना होगा आपको कि कंप्यूटर वाकई वर्क कैसे करता है। क्लियर है बच्चों? हाँ, थोड़ा सा जीके का पार्ट भी था कल, तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। क्लियर, कुछ फुल फॉर्म्स थी उनको भी थोड़ा सा क्लियर कर लेना। हाँ जी बच्चों, आज अपन आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल का सेकंड चैप्टर है प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। लेकिन इससे पहले अपन को सब कुछ समझना होगा कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। देखो बच्चों, कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट होते हैं ये आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। ये क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी। और जो सेकंड पार्ट होता है ये होता है सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू, इसी को एक्चुअल कंप्यूटर कहते हैं बच्चों। यही कंप्यूटर है। प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू को मिलाकर क्या बनता है? कंप्यूटर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर किसको कहते हैं, कंप्यूटर में क्या चीज होना जरूरी है। तो याद रखिए, कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू का होना जरूरी है। बच्चों ये क्लियर है क्या? याद रखना, इनको मेन पार्ट कहते हैं। मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, नेसेसरी पार्ट ऑफ कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू आता है। कंप्यूटर की डेफिनेशन में काफी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और मैंने कहा था लगभग 10,000 क्वेश्चन में करा दूंगा कंप्यूटर फंडामेंटल के। ऐसे मेरी बुक भी चलती है कंप्यूटर फंडामेंटल की, तो उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी अपन करेंगे। तो बच्चों, ये प्राइमरी मेमोरी है और ये सीपीयू है, और दोनों को मिलाकर मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहलाता है, या फिर कंप्यूटर हिस्ट्री को कहते हैं। बच्चों, इसके अलावा और क्या क्या होती है? तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस होती है। क्या बच्चों? इनपुट डिवाइस। और यहाँ पर क्या होता है? तो बच्चों यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होता है। ये क्या होता है? आउटपुट डिवाइस। और बच्चों यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज होता है। समझने की कोशिश करना, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। लगभग 2 से 3 दिन में ये पूरा समझ में आएगा, ये पूरा ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पर आइए, सबसे पहले वापस सुन लो, कंप्यूटर इसको कहते हैं अपन। ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये आपका कंप्यूटर है। समझने की कोशिश करना, ये जो पार्ट है ये आपका कंप्यूटर है। और कंप्यूटर में 2 चीज आती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक क्या होता है? सीपीयू। बच्चों, जो ये 3 पार्ट है, एक तो इनपुट और एक सेकेंडरी स्टोरेज और एक आउटपुट, ये सब ऑक्सिलरी डिवाइसेज में आते हैं या सेकेंडरी डिवाइसेज में आते हैं। ये प्राइमरी डिवाइसेज है या फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, या फिर इसको कंप्यूटर बोल सकते हो आप। बोलो क्लियर? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट चलेंगे। तो बच्चों, होता कैसे है कि इनपुट से जो डेटा होता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाता है, या फिर ये बोल दो कि जो डेटा परमानेंट स्टोर होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होता है। जो डेटा परमानेंट स्टोर होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होता है। बच्चों यहां तक क्लियर? डेटा जो परमानेंट स्टोर होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होता है। तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो डेटा भेजती है सीपीयू को। सीपीयू प्रोग्राम को या किसी पार्ट को या किसी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट कराता है। तो बच्चों याद रखना, जो प्रोसेसिंग पार्ट है वो आपका सीपीयू है, इसलिए इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आपका प्रोसेसिंग पार्ट है। इसको अपन क्या कहते हैं? सीपीयू। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, बच्चे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कर देते हैं। कंट्रोल यूनिट इसका एक पार्ट है। किसका? सीपीयू का। सीपीयू के अंदर भी पार्ट होते हैं, उनमें से एक सीयू होता है, एक एएलयू होता है और एक रजिस्टर होता है। तो जो सीयू है इसके अंदर वो कंट्रोल यूनिट होता है। बच्चों क्लियर? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चों, जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो डायरेक्ट सीपीयू के पास नहीं पहुंच पाती। बच्चों वो कैसे जाती है? तो ये या तो सेकेंडरी स्टोरेज से ली जाती है या इनपुट से ली जाती है। परमानेंट स्टोर किसके अंदर होता है? तो परमानेंट स्टोर सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर होता है। बच्चों मान लो जो इन्फॉर्मेशन आपको एग्जीक्यूट कराना है वो पहले प्राइमरी के अंदर आती है और प्राइमरी से वो सीपीयू के पास जाती है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा? सीपीयू इस इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट कराता है
फिर एग्जीक्यूट इंफॉर्मेशन वापस प्राइमरी के अंदर जाती है और बच्चों यहाँ से या तो वो वापस सेव हो जाती है या फिर आउटपुट में भेज दी जाती है। बच्चों इस प्रोसेसिंग को समझिए। इनपुट क्या कर रहा है, केवल इनपुट देने का काम करता है। आउटपुट क्या कर रहा है, तो बच्चों आउटपुट ऐसे नहीं चल रहा, ये इस तरीके से चल रहा है। इस एरो को समझना। सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंट सेव करते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जिस पार्ट को एग्जीक्यूट कराना है वो आता है या स्टोर होता है और कुछ कुछ पार्ट उसका सीपीयू के पास जाता रहता है और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कराता है। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। वापस सुन लीजिए। कंप्यूटर इसको कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंप्यूटर का क्या मतलब है। तो कंप्यूटर के अंदर दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक तो प्राइमरी मेमोरी का होना जरूरी है और एक सीपीयू का होना जरूरी है। ये क्या कहलाता है बच्चों, कंप्यूटर। तो फिर ये क्या कहलाते हैं, इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज और आउटपुट। बच्चों इन तीनों को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, तो इन तीनों को मिलाकर अपन ऑक्सिलरी डिवाइसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी या सहायक। बच्चों क्लियर, इनको कहते हैं ऑक्सिलरी डिवाइसेस, ऑक्सिलरी डिवाइस। बच्चों यहां तक क्लियर। अच्छा, अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम आपको समझा रहा हूं, वापस सुन लो। ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सीपीयू है, दोनों मिलाकर कंप्यूटर कहलाते हैं। अच्छा, कल क्या पढ़ाया था, तो स्टोरी समझाई थी बच्चों, स्टोरी समझाई थी और उसके अलावा जनरेशन समझाया था और कंप्यूटर की हिस्ट्री बताई थी। बच्चों क्लियर, कैसे कैसे वो चला, कंप्यूटर की कहानी समझाई थी। और आज मैं आपको समझा रहा हूं कंप्यूटर की वर्किंग। बच्चों क्लियर, आज यहां तक क्लियर है सबके। एक बार कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे, एक बार कमेंट कर दो क्या यहां तक क्लियर है क्या। हाँ जी बच्चों क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। और मैंने आपको कहा है कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लगभग ये मान के चलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा। 40 दिन की क्लास है ये, ज्यादा भी लग सकते हैं। क्वेश्चन खूब सारे कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन मिक्स होते हैं। पहले पूरी थ्योरी को समझो। बच्चों एक कंप्यूटर है, इसमें प्राइमरी और सीपीयू दोनों होते हैं। ये ऑक्सिलरी डिवाइसेज है, इनको सहायक डिवाइसेज कहते हैं या द्वितीय डिवाइसेज कहते हैं, द्वितीयक। बच्चों क्लियर। और इनको प्राइमरी कहते हैं। ये आपका कंप्यूटर है, काम कैसे करता है कि डेटा पहले प्राइमरी में जाता है, वहां से एग्जीक्यूट होने सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है, सीपीयू उसका मतलब निकालता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और इसको प्राइमरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सीपीयू को डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर कर देता है। बच्चों क्लियर। लेकिन ये मेमोरी नहीं है, ये केवल स्टोरेज है। एक बार बताइए, जो मैं बोल रहा हूं ये मेमोरी से आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूं ये मेमोरी से आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूं ये मेमोरी से आ रहा है। लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मेरे खेत खलियान गांव क्लियर, किसी बुक्स के बारे में, मैथ के बारे में अभी मैं नहीं बोल रहा, इसका मतलब सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर है। बच्चों यहां तक क्लियर। जो चीज एग्जीक्यूट होगी, आप बताइए मूवी डाल रखी है आपने कंप्यूटर के अंदर, तो कहीं ना कहीं तो होगी। लेकिन अभी आप वीडियो गेम खेल रहे हो, तो जो आपका गेम है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होगा। मतलब जिसको प्रोसेसिंग किया जा रहा है वो यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है और फिर यहाँ से सीपीयू के पास जाता है। हो सकता है यहाँ से नहीं ले, डायरेक्ट इनपुट से भी ले सकता है। इस वर्किंग को समझिए। बच्चों क्लियर। प्रोसेसिंग होने के बाद या तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर लो। जैसे मान लो कोई फाइल बनाई, फाइल बनाने के बाद आपको उसको सेव करना है तो वो यहाँ चला जाएगा। और अगर मान लो उसको आउटपुट में देखना है तो यहाँ जाएगा। बच्चों क्लियर। तो इस तरीके से पूरी वर्किंग चलती है। ये सिंगल सिंगल एरो होती है, यहाँ से 10 डबल एरो होती है। पूरा समझने की कोशिश कीजिए। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। क्या चल रहा है बच्चों आपका, अभी चल रहा है कंप्यूटर फंडामेंटल और उसके अंदर मैं आपको समझा रहा हूं कंप्यूटर काम कैसे करता है। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट। अब बच्चों यहाँ पर आइए वापस। ये प्राइमरी मेमोरी है, ये आपका सीपीयू है, ये सीपीयू है। बच्चों यहाँ पर ये कंप्यूटर है आपका, ये पूरा कंप्यूटर है। यहाँ पर क्या है बच्चों, इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर इनपुट डिवाइस है। ये क्या है बच्चों, इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है और ये क्या है बच्चों, आउटपुट डिवाइस है। सुनना बच्चों, इसमें कौन क्या काम करता है उन सबको समझना। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी के भी 3 पार्ट होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के भी कितने पार्ट होते हैं, 3। अगर अपन बात करें तो प्राइमरी मेमोरी है, उसके 3 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी, इसके 3 पार्ट होते हैं बच्चों। क्या क्या होता है? एक होती है रैम, और एक होती है रोम, और एक होती है कैश मेमोरी। बच्चों इतना याद रखना, इन तीनों को मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप आज अपना टारगेट यही है कि प्राइमरी मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं, एक रैम होती है, एक रोम होती है, और एक कैश होती है। फिर इसके भी पार्ट होते हैं, ये आपको समझाए जाएंगे कि ये भी 2 तरीके की होती है। फिर इसको भी समझाया जाएगा कि ये भी 3 तरीके की होती है, और फिर इसको भी समझाया जाएगा कि ये भी आजकल 3 तरीके की आती है। बच्चों क्लियर? ये सब कुछ समझाया जाएगा। पहले अपने ब्लॉक डायग्राम के ऊपर आ जाइए। बच्चों यहाँ पर जो भी अपन लिखते हैं, मान लीजिए आपने लिखा 3+5। बच्चों क्लियर? ये कौन सी पार्ट होता है? ये हाई पार्ट होता है, ये यूजर इंटरफेसिंग बोलते हैं, या हाई लेवल बोलते हैं। यूजर यहाँ से जो टाइप किया वो आपके प्राइमरी मेमोरी में चला गया। बच्चों यहाँ पर क्या बनते हैं? स्टैक और क्यू बनते हैं। स्टैक और क्यू बनते हैं, ये सब कुछ आपको समझाया जाएगा। इसको क्यू कहते हैं और ऐसे को स्टैक कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो याद रखना, प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डेटा लोड होते हैं वो या तो स्टैक के फॉर्मेट में होते हैं या क्यू के फॉर्मेट में होते हैं। बच्चों यहाँ तक क्लियर? कोई लिंक लिस्ट बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन कंटिन्यूअस डेटा अलोकेट होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर डेटा गया आपका, यहाँ पर डेटा गया। जब ये डेटा जाता है 3 और 5, तो 3 नहीं जाके इसका कोड जाता है। क्या जाता है? कोड। जैसे मान लो ये डेटा भरा मैंने कीबोर्ड से, तो बच्चों 3 की जगह इसका कोड जाएगा, और वो कोड कौन सा कोड होता है? आस्की कोड होता है। बच्चों सबको पता है वो आस्की कोड होता है। कीबोर्ड अपने आप में ही आस्की कन्वर्टर होता है। जैसे ही मैं 3 प्रेस करता हूं तो 3 नहीं जाता है, 3 का आस्की कोड जाता है। वर्किंग समझा रहा हूं किस तरीके से वर्किंग होती है। कीबोर्ड है, मैंने 3 को टाइप किया तो 3 का आस्की कोड जाएगा। सबको पता है 0 को 48 कहते हैं, 1 को 49 कहते हैं, 2 को 50 कहते हैं, और 3 को 51 कहते हैं। तो इसका कोड जाएगा, वो क्या जाएगा? 51। ये स्टैक के अंदर चला गया 51। ये बाइनरी फॉर्मेट में जाता है, ध्यान रखना। कौन से फॉर्मेट में बच्चों? बाइनरी। बच्चों क्लियर? 51 जा रहा है। तुम अभी इतना याद रख लो, क्या जा रहा है? एक तो 51 जा रहा है, और एक 53 जा रहा है, और एक प्लस का आस्की कोड 32 जा रहा है। ये किसका आस्की कोड है? प्लस का। ये किसका आस्की कोड है? 5 का। और ये किसका आस्की कोड है? 3 का। ये क्या है बच्चों? आस्की कोड है। बच्चों क्लियर? ये क्या आपका डेटा है, और ये आपका आस्की कोड है। बच्चों 2 स्टैक बनते हैं, एक 3 और एक इसको होल्ड करने के लिए। इनका कौन सा डेटा होल्ड किया जाता है यहाँ पर? तो यहाँ पर बाइनरी डेटा होल्ड किया जाता है। कौन सा बच्चों? बाइनरी। और बच्चों एक आपके ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन आपका प्लस है, तो यहाँ पर ऑपरेशन के लिए ये लीजिए प्लस के लिए। प्लस का आस्की कोड क्या होता है? 32। इसका भी बाइनरी होल्ड कर दिया जाता है। अब बच्चों याद रखना, यहाँ पर हाई लेवल पार्ट है, यहाँ पर गए तो कोड में कन्वर्ट हो गया। इसलिए प्राइमरी मेमोरी में कौन सी फाइल बनती है? ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। कौन सी फाइल बच्चों? ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। याद रखना, इनको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो भी ये गए इनको ऑब्जेक्ट कहते हैं, मेमोनिक्स कहते हैं, कोड कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये अपना डेटा कहलाता है, हाई लेवल डेटा। ये यूजर डेटा कहलाता है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है तो ये कोड कहलाते हैं या ऑब्जेक्ट कहलाता है। कोड फाइल, मेमोनिक्स फाइल, मैनेमोनिक्स फाइल, कोड फाइल। बच्चों ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। ये असेंबली फाइल। बच्चों क्लियर? जो आपको नाम देना है दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है। यहाँ से बच्चों ये डेटा जाता है यहाँ सीयू के पास। यहाँ होता है सेंट्रल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और यहाँ होता है एएलयू। क्या होता है बच्चों? एएलयू। और बच्चों यहाँ पर बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, और रजिस्टर 2 तरीके के होते हैं, एक जनरल पर्पज और एक स्पेशल पर्पज। बच्चों क्लियर? एक तो क्या होता है? एक जनरल पर्पज होता है और एक स्पेशल पर्पज होता है। क्लियर बच्चों? अच्छा, इनसे रिलेटेड कोई किसने खोज की थी? ये नाम बच्चों मेरे याद नहीं रहते, मैं बुलक्कड़ स्वभाव का हूं। तो ये किसने खोज की थी, रैम किसने डेवलप की थी, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। बाकी कल मैं लिख के लाऊंगा और आपको बता दूंगा कि फर्स्ट टाइम किसने बनाई। क्लियर? वो याद करने की चीज है ना, याद करने की चीज है। तो नाम याद नहीं रहते मेरे, तो या तो मैं स्लाइड बना के आपको समझा दूंगा कि कौन है क्या है, प्रोसेसिंग को समझो। बच्चों यह यूजर कोड होता है, यह ऑब्जेक्ट फाइल बन जाती है। अब ये डेटा यहाँ पर जाता है। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं,
एक सीयू, एक एएलयू और एक क्या है बच्चों रजिस्टर। बच्चों क्लियर, एक क्या होता है रजिस्टर होता है, रजिस्टर होते हैं बच्चों क्लियर, रजिस्टर। अब बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो रजिस्टर देखिए, रजिस्टर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। चलो मैं आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन पहले अपने टॉपिक पे आइए ताकि नोट्स बन जाए। रजिस्टर होते हैं बच्चों यहाँ पर, तो बच्चों एक रजिस्टर होता है आपका एक्यूमुलेटर होता है बच्चों के लिए। दूसरा रजिस्टर पेयर में होते हैं, ये एक्यूमुलेटर हो गया, ये आपका एक्यूमुलेटर हो गया। समझने की कोशिश करना, एक रजिस्टर, एक रजिस्टर, एक रजिस्टर चलो ऐसे अभी समझानेंगे तो टाइम लग जाएगा, तुम तो इतना याद रखो। हाँ जी बच्चों, तो डेटा यहाँ पर आता है, डेटा कहाँ पर आता है सीयू के पास। सीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो सीयू की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट है। अच्छा सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है बच्चों क्लियर। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो सीपीयू की फुल फॉर्म है, सी का मतलब यहाँ सेंट्रल होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के ये 3 पार्ट होते हैं। बहुत सारी बुक में 2 ही पार्ट देते हैं, रजिस्टर को काउंट नहीं करते, कोई बात नहीं। सीयू और एएलयू, और तीनों ऑप्शन है तो तीनों आंसर देना, और तीनों नहीं है तो सीयू प्लस एएलयू बोल देना, क्योंकि यह आपका डेटा होल्डिंग है बच्चों क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आइए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या वर्ड बोला मैंने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बच्चों सुनते जाओ, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके कितने पार्ट होते हैं, तो इसके कितने पार्ट होते हैं 3, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। तो सीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो सीयू की फुल फॉर्म है बच्चों, सीयू की फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। और एएलयू की फुल फॉर्म क्या है, तो एएलयू की फुल फॉर्म है बच्चों अर्थमेटिकल, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बच्चों क्लियर। ये इसकी फुल फॉर्म है किसकी, एएलयू। अब रजिस्टर क्या होते हैं, तो रजिस्टर बताएंगे, ये मेमोरी होल्डिंग डिवाइस है, ये डेटा स्टोरेज यूनिट है, डेटा स्टोर यूनिट है, इतना याद रखो, डेटा स्टोर डिवाइस है बच्चों क्लियर। डेटा स्टोर डिवाइस है जो बहुत छोटे डेटा को स्टोर करती है। सुनिए, यहाँ 3+5 लिखा, ये कोड कन्वर्ट हुआ, का कीबोर्ड आस्की कोड पे काम करता है, कोड कन्वर्ट होके ये यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ से ये सीयू के पास गया, सीयू इन कोड को पहचानता है। सीयू का क्या काम है, सीयू का मेन काम है कंट्रोल करने का, कोडिंग डिकोडिंग करने का। सीयू का मेन काम क्या है, तो सीयू का मेन काम क्या है बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग करने का। सीयू के काम है कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। अच्छा दूसरा काम क्या है, कोडिंग डिकोडिंग के अलावा दूसरा काम है कंट्रोल, कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना, इंटरनल सर्किट को, इंटरनल सर्किट याद रखना, इंटरनल सर्किट को कंट्रोल करना। बच्चों ये क्लियर है, याद रखना, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और सीयू कंट्रोल करता है सर्किट को। बच्चों क्लियर, दोनों में अंतर है, ये समझने की कोशिश करना। यहां पर आइए बच्चों, ये जो डेटा गया, जो भी इसके अंदर डेटा था वो सीयू के पास गया, सीयू ने इस डेटा को रजिस्टर के पास पहुंचा दिया। जैसे बी के पास पहुंचा दिया आपका कितना, 51 का बाइनरी। बच्चों क्लियर, 51 का बाइनरी, बच्चों समझ में आ गया होगा। और सी रजिस्टर में पहुंचा दिया 53 का बाइनरी, 53 का बाइनरी। बच्चों यहां तक क्लियर। अच्छा ये डेटा रजिस्टर में डाल देता है कौन, कंट्रोल यूनिट, पहचानता है, कोडिंग डिकोडिंग करता है, सर्किट को कंट्रोल करता है और इसके अंदर डाल देता है। और बच्चों फिर इसको लेता है, यहां पर लेता है, पता चला प्लस, तो एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। एडर कहाँ होता है, तो एडर एएलयू का पार्ट है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेशन है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मोड, इन सबके सर्किट होते हैं, और ये सारे के सारे सर्किट एएलयू के अंदर होते हैं। कंपैरिजन के भी सर्किट होते हैं, ये सारे के सारे सर्किट एएलयू के अंदर होते हैं। मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। बच्चों याद रखना, डिकोडर एनकोडर सीयू के अंदर होते हैं,
लेकिन बाकी अर्थमेटिकल लॉजिकल सर्किट है वो यहाँ होते हैं बच्चों। क्लियर? तो क्या होता है, जैसे ये इसको लेता है, ये कहता है प्लस, इसको डिकोड करता है। डिकोड कौन करता है? सीयू। हर ऑपरेशन को डिकोड कौन करता है? देखो यहां से कीबोर्ड से गया डेटा, डेटा जाके यहाँ, अब इस डेटा को डिकोड कौन करता है? सीयू। याद रखना, डेटा का डिकोड कौन करता है? तो डेटा का डिकोड सीयू करता है। कौन करता है? सीयू। सीयू किसका पार्ट होता है? तो सीयू सीपीयू का पार्ट होता है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं? तो सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। रजिस्टर का क्या काम होता है? तो टेम्परेरी डेटा को होल्ड करने का काम करता है। टेम्परेरी डेटा को होल्ड करने का काम कौन करता है? रजिस्टर। बच्चों क्लियर? टेम्परेरी, टेम्परेरी थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए डेटा को होल्ड करने का काम करता है। तो फिर सीयू का क्या काम है? तो जो भी कोड आए या जो भी ऑपरेशन आए या जो भी इंफॉर्मेशन आए उसको कोड और डिकोड करने का काम किसका होता है? सीयू। तो फिर एएलयू का क्या काम है? तो जो भी ऑपरेशन, देखिए कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिनमें कैलकुलेटर की तरह वर्क करना पड़ता है और कुछ को ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो डिकोड और कोड ही करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई मूवी आ गई तो केवल उसको कोड डिकोड करना होता है, उसके लिए एएलयू की जरूरत नहीं है। ये पूरा मैनेजमेंट करता है इस पूरे का, इसलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। इस पूरे सर्किट का मैनेजमेंट सीयू करता है। कब आगे भेजना है, कब नहीं भेजना, कब रजिस्टर में डालना है, कब नहीं डालना, कब एएलयू को सतर्क करना है, कब नहीं करना, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन डिकोड करता है? सीयू। बच्चों क्लियर? इसलिए इसका नाम है कंट्रोल यूनिट। बच्चों क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया होगा? सुनते जाओ, सुनने से समझ में आ जाएगा। इजी है, इजी बुक है, कंप्यूटर फंडामेंटल, डिजिटल की तरह, सी की तरह माइंड ब्लोइंग नहीं है। हाँ, सुनते जाओ, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 10,000 क्वेश्चन में क्लास में करा दूंगा, जितने होंगे उतने करा दूंगा, बाकी मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। बस तुम सुनते जाओ। क्लियर बच्चों? अब बच्चों एएलयू सतर्क हो गया, प्लस ऑपरेशन एग्जीक्यूट, एडर तैयार हो गया। प्लस का मतलब एडर तैयार हो गया। अब बच्चों क्या करता है, ये जो एएलयू है वो एक्यूमुलेटर से जुड़ा रहता है। किससे? एक्यूमुलेटर से, और किसी से नहीं जुड़ा रहता, केवल एक्यूमुलेटर से। तो बच्चों ये बी का डाटा ए में जाएगा। ए का मतलब एक्यूमुलेटर होता है, ए का मतलब एक्यूमुलेटर होता है। ये किसी के साथ पेयर नहीं बनाता। बाकी और रजिस्टर, जैसे ही मैं रजिस्टर पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा समझाऊंगा कि और रजिस्टर के पेयर होते हैं, बीसी, डीई, एचएल, ऐसे पेयर होते हैं। बीसी, डीई, एचएल ऐसे पेयर होते हैं। एक्यूमुलेटर का कोई पेयर नहीं होता। तो एएलयू एक्यूमुलेटर से जुड़ा रहता है। तो फिर एएलयू क्या करता है? बी से डेटा लेता है और एएलयू पे डाल देता है। मान लीजिए ये एडर है, मान लीजिए ये एडर है, बी से डेटा लिया और इसके ऊपर डाल दिया। किसके ऊपर? एएलयू के ऊपर। ये लीजिए, बी का डेटा लिया और एएलयू पे डाल दिया। फिर बच्चों एक्यूमुलेटर सी से डेटा लेता है और एएलयू पे डाल देता है। ये लीजिए, ऐसे बिट आ गई। बच्चों क्लियर? सबको पता है ये कैसे काम करता है? ये थोड़ा सा आइडिया आपको मैंने पहले दिया था। ये एडर है आपका बच्चों, इसको पैरेलल एडर कहते हैं। तो पहले डेटा एक्यूमुलेटर ने इस पे डाल दिया, दूसरा डेटा उठाया और एएलयू में डाल दिया। अब ऑपरेशन आएगा, ऑपरेशन कौन निकालेगा? एएलयू। एएलयू जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर में डालेगा। इसमें डालेगा एक्यूमुलेटर। अब बच्चों एक्यूमुलेटर में आ गया। अब बच्चों इस रिजल्ट को आगे यूज करने के लिए एक होता है यहाँ पर बफर। क्या होता है? बफर। तो ये एक्यूमुलेटर उस रिजल्ट को किस में डाल देता है? बफर में, क्योंकि वो रिजल्ट आ गया, टेम्परेरी रिजल्ट है, उसको बफर में डाल देता है। बच्चों अब बफर में डालने के बाद ये सीयू को बोल देता है कि इसका आंसर ये आया। सीयू वापस रिटर्न कर देता है बच्चों कितना? 8। यहाँ पर क्या होगा? 8 पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा 8? यहीं पर डेटा रजिस्टर में। तुम चाहो तो इसको आउटपुट में ले लो और तुम चाहो तो इसको स्टोर कर लो। इस तरीके से पूरी वर्किंग होती है। तो क्या क्या क्वेश्चन बने? एएलयू डायरेक्ट किससे जुड़ा रहता है? एक्यूमुलेटर से। कोडिंग डिकोडिंग का काम सीयू करता है। पूरे इंटरनल सर्किट को मैनेज कौन करता है? सीयू करता है। सीयू की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल यूनिट है। और एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। रजिस्टर किसमें होता है? तो सीपीयू के अंदर होते हैं। तो रजिस्टर क्या काम करते हैं? टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं। जैसे ही इसने यहाँ रिजल्ट दिया, बी और सी अपने आप खाली हो जाता है, ए बी सी तीनों खाली हो जाते हैं बच्चों। क्लियर? और बफर में रिजल्ट पड़ा रहता है, जो पिछली बार जो रिजल्ट आया। अगर मान लो कोई ये कहे सर 3 + 5 कर दो और फिर -7 कर दो। अब बच्चों ये क्या करता है एक्यूमुलेटर? अगर बफर में पड़ा है तो वहां से 8 उठा लेता है और 8 को यहाँ पर डाल देता है
और फिर मान लीजिए कोई 7 आया तो वो यहाँ डाल देता है, तो 8 और 7 फिर अब सबट्रैक्टर को एक्टिव कर देता है। इस तरीके से पूरी वर्किंग चलती रहती है। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों? क्लियर? एक बार कमेंट कर दीजिए। पिछले आधे घंटे से मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका कोई इंफॉर्मेशन होती है वो कोड में कन्वर्ट होकर यहाँ पहुंचती है, यहाँ पर डेटा बाइनरी बनते हैं। तो मेरे बच्चों याद रखना, कोई भी कोड हो बाइनरी शेप में होता है, तो बाइनरी से ये डेटा यहाँ जाता है, उसको पहचाना जाता है, ऑपरेशन के लिए एएलयू के पास जाता है। विदाउट अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन है तो यहीं से इसका मीनिंग निकाल दी जाती है, कोडिंग डिकोडिंग हो जाती है। कोई जरूरी नहीं है ये और ये यूज आए, कोई जरूरी नहीं है सीयू कोडिंग डिकोडिंग करके आगे भेज देता है। आउटपुट में जाना है तो वहां पर, और परमानेंट सेव करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज में। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कीजिए, क्या तुम सब लोगों के क्लियर है कि किस तरीके से वर्किंग चलती है? बच्चों क्लियर? हाँ जी बच्चों। क्लियर सबके? ठीक है, चलिए क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन बहुत लेके आता हूं मैं हर टॉपिक के अंदर। हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी खूब सारे कराएंगे, जनरेशन के भी खूब सारे कराएंगे। जितना थ्योरी के साथ चल रहा है वो चल रहा है, लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, आप खुद भी करोगे तो हो जाएंगे। हाँ जी बच्चों, अब चलते हैं अपन कि सर ठीक है ये सब कुछ समझ में आ गया कि वर्किंग कैसे होती है। एएलयू को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन आज का अपना पार्ट है क्या? प्राइमरी मेमोरी। बच्चों क्लियर? तो क्यों? क्योंकि आज की जो अपनी हेडिंग थी कंप्यूटर कैसे काम करता है वो तो ठीक है, लेकिन अपनी हेडिंग थी कि सर प्राइमरी मेमोरी को अच्छी तरीके से समझाइए। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हाँ जी बच्चों, तो जब प्राइमरी मेमोरी की बात आए तो प्राइमरी मेमोरी के 3 पार्ट होते हैं बच्चों। एक तो रैम होती है, एक रोम होती है, और एक क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। बच्चों क्लियर? और फिर रैम में भी 2 होती है, एक एस रैम होती है, ये सब कुछ समझाया जाएगा, और एक क्या होती है? डी रैम होती है। बच्चों क्लियर? एक एस रैम और एक क्या होती है? डी रैम। और रोम के अंदर बच्चों एक क्या होती है? रोम होती है, एक पी रोम होती है, पी रोम होती है, और एक ईपी रोम होती है, ईपी रोम होती है। और बच्चों इसके भी 2 पार्ट होते हैं, और कौन कौन से होते हैं? ईईपी रोम होता है और यूवीईपी रोम होता है, यूवीईपी रोम होता है। बच्चों यहां तक क्लियर? अच्छा, केस में भी L1 केस, L2 केस, L3 केस लेवल क्लियर बच्चों? L1, L2, L3 केस होती है। ये सब कुछ आपको समझाया जाएगा, लेकिन अपन एक एक चीज पे चलते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं रोम क्या होती है और ये रोम कैसे वर्क करती है। बच्चों क्लियर? अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, प्राइमरी मेमोरी के ऊपर आइए। प्राइमरी मेमोरी के अंदर ये प्राइमरी मेमोरी बना रहा हूं, सबको पता है इधर इनपुट होता है, सेकेंडरी स्टोरेज आउटपुट होता है, इधर सीपीयू होता है। बच्चों प्राइमरी मेमोरी के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? रोम की। रोम क्या होती है? तो याद रखिए, जब आप कोई कंप्यूटर लेने जाते हो तो कंप्यूटर का हार्डवेयर आपको दिया जाता है। देखो, आपको माउस दे दिया जाता है, कीबोर्ड दे दिया जाता है, मॉनिटर दे दिया जाता है, कैबिनेट दे दिया जाता है, मदरबोर्ड दे दिया जाता है, ये सारी चीज दे दी जाती है। ये सब हार्डवेयर है, और आप आते हो कंप्यूटर ऑन करते हो, कंप्यूटर चल जाता है। बच्चों क्लियर? तो एक बार बताइए, ये कंप्यूटर कैसे चला? आप बताओ, ये कंप्यूटर कैसे चला? बच्चों क्लियर? तो कोई ना कोई स्टार्टिंग स्टेज पे कंप्यूटर को स्टार्ट करने का सॉफ्टवेयर होगा, तभी तो कंप्यूटर चल रहा होगा। कोई बूट करवा रहा होगा। बच्चों क्लियर? कोई पोस्ट ऑपरेशन करवा रहा होगा। बच्चों समझने की कोशिश करो कि एक बार बताइए, कंप्यूटर अपने आप चल जाता है। एक बार बताओ, अगर मान लीजिए मैं 4-5 चीजों को जोड़ दूं, क्या वो अपने आप ऑटोमेटिक चल जाएगी? क्या नहीं चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उनमें स्टार्टिंग स्टेज पे उनको स्टार्ट करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं होता। तो रोम क्यों बनी? रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब पता चल रहा होगा कि इस मेमोरी को केवल रीड किया जा सकता है, इसके ऊपर राइट नहीं हो सकता। वापस सुन लीजिए, हर मेमोरी के ऊपर डेटा डाला जा सकता है। सुनना, मेमोरी ये होती है, इस मेमोरी के अंदर किसी डेटा को डाल दिया। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने अरविंद। अब बच्चों मेमोरी
क्या होगा, दूसरा डेटा इसके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा। बच्चों क्लियर। अरविंद अब इसके ऊपर कुछ और डालना है तो वो डाल सकते हो, लेकिन रोम के अंदर ऐसा नहीं है। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब इसमें आपने जो डाल दिया वो परमानेंट है। बच्चों क्लियर, जो आपने डाल दिया वो इसके अंदर क्या है, परमानेंट है, रीड ओनली मेमोरी। बच्चों क्लियर। एक बार बताइए, तो कंप्यूटर में इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो बच्चों आप सबको पता है कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले के होते हैं। एक बार बताओ, आपके कंप्यूटर को कौन हैंडल करता है? तो आपके कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, इसलिए इसका नाम ऑपरेटिंग सिस्टम है। मान लो 5 जॉब आ गई, 5 गाने आपने एक साथ चलाए, चलता कोई एक ही है, बाकी 4 क्यू में सेट हो जाते हैं, एक रो में सेट हो जाते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। बच्चों क्लियर। लेकिन आप एक बार बताइए, मान लीजिए आपके मोबाइल के ऊपर 3-4 कॉल एक साथ आ गई, तो आप बताइए उनको हैंडल कौन कर रहा है? तो आपके मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हैंडल कर रहा होता है। बच्चों क्लियर। लेकिन जब कंप्यूटर अपन लेके आते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो बाद में आता है। पहले वो क्या होता है, बूट होता है। बूट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज में होता है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है, परमानेंट स्टोरेज के अंदर होता है। परमानेंट स्टोरेज मैंने बताया यहाँ होता है। अब बच्चों उसको यहाँ कौन लेके आता है? तो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर रोम के अंदर होगा जो वहां से इसको यहाँ लेके आता है। रोम के अंदर वो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले सॉफ्टवेयर कहाँ होंगे? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो बाद में आता है। एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो फिर रोम का काम कुछ हद तक कम हो जाता है। बच्चों क्लियर। तो कॉमन सी बात है, रोम के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जिनका यूज ही कंपनी इसलिए अपन को बना के देती है ताकि आपका कंप्यूटर इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट हो सके। इनके प्रोग्राम को डिलीट नहीं किया जा सकता, आप इसके प्रोग्राम को बदल नहीं सकते। रोम इसलिए रीड ओनली मेमोरी, रीड किया जा सकता है कि यहाँ पर ये है, इसका प्रोग्राम ये है, इसको राइट नहीं किया जा सकता, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, रिट्राई नहीं किया जा सकता, एक्सचेंज नहीं किया जा सकता, बदला नहीं जा सकता, केवल देखा जा सकता है। इसलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। अच्छा, कंपनी ने क्यों दिया? क्योंकि अगर ये प्रोग्राम नहीं होता तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, और कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता तो ओएस सेकेंडरी से प्राइमरी में कैसे आता? क्योंकि आपके कंप्यूटर को हैंडल कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपका कंप्यूटर बंद होता है तो सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। तो बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज से आपको प्राइमरी स्टोर यानी प्राइमरी मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाना है। बच्चों यहां तक क्लियर? तो लाना है तो फिर कौन लाएगा? तो बच्चों कुछ लोडर होते हैं, कुछ लिंकर्स होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं? रोम के अंदर। ये सब सॉफ्टवेयर कंपनी डाल के किसके अंदर देती है? रोम के अंदर। अब समझ में आ गया होगा, ये कंप्यूटर के अंदर सबसे फर्स्ट मेमोरी जो एग्जीक्यूट होती है वो रोम होती है, और रोम ही कंप्यूटर को स्टार्ट करती है, रोम ही बूटिंग का काम कराती है, रोम के अंदर ही बायोस प्रोग्राम होते हैं। बच्चों क्लियर? चलिए एक चीज बताइए, यहां तक क्लियर? अब तक जो मैंने बोला वो क्लियर है? अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन अब तक का क्लियर है क्या? इस 50 मिनट के अंदर जो भी मैंने बोला आज, क्या वो क्लियर है क्या? क्या वो आपके समझ में आया? तब तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं तो मैं फिर वापस रिपीट करता हूं। हाँ जी अंजलि, क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है। हाँ तबीयत डाउन है। हाँ जी आ गया समझ में? आ जाएगा, है ना? ज्यादा कुछ है नहीं कंप्यूटर फंडामेंटल में, ज्यादा कुछ है नहीं। ऑपरेटिंग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, तो ये तो कुछ भी नहीं है, बेसिक ही तो है, बेसिक है। क्लियर? एक लोगों के नाम याद रखने हैं आपको, भाई ये किसने बनाया था, बाकी तो मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। क्लियर? वो मेरे प्रॉब्लम है नाम में, ठीक है, देख लेना। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, ये रोम, रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या रोम के डेटा को डिलीट किया जा सकता है? नहीं। क्या कंपनी जब अपना कंप्यूटर देती है तो क्या रोम के अंदर पहले से सॉफ्टवेयर होते हैं क्या? बिल्कुल, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। रोम के अंदर इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं। इनबिल्ट मेमोरी किसको कहते हैं?
तो इनबिल्ट मेमोरी रोम को कहते हैं। बच्चों क्लियर? इसके प्रोग्राम को डिलीट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनके सॉफ्टवेयर को फ्रीमवेयर कहते हैं। फ्रीमवेयर मेमोरी कौन सी है? तो रोम है, क्योंकि फ्रीम का मतलब दृढ़ संकल्पित, दृढ़ मतलब इसके डेटा को नहीं बदला जा सकता। लाइट जाने के बाद इसके डेटा डिलीट होते हैं क्या? कभी भी नहीं होते, इसलिए ये वॉलेटाइल नहीं है। या फिर ये बोल दो नॉन वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल नहीं है ऐसे बोल दो, चाहे ये बोल दो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल का मतलब मिट जाना, नॉन वॉलेटाइल का मतलब नहीं मिटना। बच्चों यहाँ तक क्लियर? इनबिल्ट मेमोरी रोम है, फ्रीमवेयर किसके अंदर होते हैं? रोम के अंदर होते हैं। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी किसको कहते हैं? रोम को कहते हैं। समझ में आ गया होगा? याद रखिए, इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। एक बार बताइए, जब मैं कंप्यूटर लेके आ रहा हूं तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के इनिशियल प्रोग्राम किसके अंदर डाल के दिए जाते हैं? तो रोम के अंदर दिए जाते हैं। अब वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं? चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्या रोम के प्रोग्राम को डिलीट किया जा सकता है? नहीं। क्या लाइट चले गई? मान लीजिए लाइट चले गई। अब लाइट चले गई तो अपन जाके बोलेंगे क्या कि हमारे गांव में लाइट चले गई, तो आप एक काम करो, जिसने भी मदरबोर्ड बनाया है, मरकरी ने बनाया या जिसने भी बनाया है, उसको जाके बोले बाबू एक काम कर, मेरे गांव में लाइट चली गई तो रोम के सॉफ्टवेयर डिलीट हो गए, रोम के सॉफ्टवेयर डाल के दे दे ताकि कंप्यूटर इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट हो सके। क्या ऐसा होगा? नहीं बच्चों, याद रखिए, रोम के जो प्रोग्राम है उनको रीड किया जा सकता है, उनको बदला नहीं जा सकता है। लाइट जा ही नहीं, चल भी गई तो भी, लाइट चल भी गई, अगर लाइट चल भी गई तो भी याद रखिए इसके डेटा डिलीट नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, वॉशिंग मशीन आपके पास होगी, आपने 20 मिनट का अलार्म भरा कि 20 मिनट तक वॉशिंग मशीन चलेगी, 10 मिनट तक चली, फिर लाइट चले गई। बच्चों जैसे ही लाइट आई तो वापस 10 मिनट चल जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोग्रामिंग आपने किसके अंदर की है? रोम के अंदर। बच्चों क्लियर? रोम के अंदर क्या होता है? फिक्स सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप एंट्री, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? वो याद रखता है, रोम याद रखती है, याददाश्त है उसकी। इतना याद रखिए, किस मेमोरी की याददाश्त होती है? तो रोम की याददाश्त होती है। रोम अपने डेटा को कभी नहीं भूलती है, रोम अपने डेटा को कभी नहीं भूलती है। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा? ठीक है, और कैसे समझाऊं? समझ से बाहर है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी किसको कहते हैं? रोम को। वॉलेटाइल का मतलब लाइट जाने के बाद डेटा का मिट जाना, लाइट जाने के बाद डेटा का मिट जाना वॉलेटाइल। डेटा नहीं मिटे तो क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल। फ्रीमवेयर डेटा बिल्कुल फिक्स होते हैं, डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता। रिट्राई, मॉडिफाई, एक्सचेंज ये कुछ भी नहीं कर सकते। फ्रीमवेयर कहलाता है इनबिल्ट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर बने बनाए आते हैं, जो कंपनी बना के देती है, आप अपनी तरफ से कुछ चेंज नहीं कर सकते। बच्चों क्लियर? अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब रोम क्या क्या काम करती है? सबसे फर्स्ट एग्जीक्यूट होने वाली मेमोरी का नाम बताओ, तो नाम है रोम। बच्चों क्लियर? अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब रोम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? रोम के अंदर एक तो बायोस होते हैं बच्चों, एक बूट प्रोग्राम होते हैं बच्चों, और एक माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं, माइक्रो प्रोग्राम होते हैं। बच्चों क्लियर? इनको समझना। बायोस क्या होता है? एक बार बताइए, आपने आपके कंप्यूटर से कीबोर्ड को जोड़ा, माउस को जोड़ा, क्या कीबोर्ड का कोई प्रोग्राम है क्या? क्या माउस का कोई प्रोग्राम है क्या कि वो कैसे काम करेंगे? लेकिन अगर आप प्रिंटर को जोड़ना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए, प्रिंटर के लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। आपको गाना सुनना है तो बच्चों आपको अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। बच्चों वीएलसी प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, ये डालना क्यों पड़ता है आपको? समझ में आ गया होगा? स्कैनर यूज करते हो तो भी आपको सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। लेकिन याद रखना, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर, इन तीनों के लिए आपको सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बायोस में होते हैं बच्चों बेसिक। आप बताइए, सॉफ्टवेयर तो तब डालोगे आप जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा, और कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए 3 डिवाइस का काम होना जरूरी है। कीबोर्ड काम करना चाहिए, जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो आपका कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है, तभी तो कंप्यूटर आगे वर्क करेगा, नहीं तो कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। बच्चों क्लियर? इन प्रोग्राम को क्या कहते हैं? बायोस कहते हैं। बायोस क्या है? रोम के वो प्रोग्राम होते हैं जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेज को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। बच्चों क्लियर? अगर बायोस नहीं होगा तो क्या होगा? एक बार बताओ, प्रिंटर काम क्यों नहीं करता? प्रिंटर के लिए सॉफ्टवेयर क्यों डालते हो? कैनन का प्रिंटर है तो कैनन क्यों डालते हो? एलजी का प्रिंटर है तो एलजी का सॉफ्टवेयर क्यों डालते हो? इसलिए डालते हो बच्चों
क्यों? क्योंकि वो बायोस के अंदर नहीं है। बायोस के अंदर केवल कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर की प्रोग्रामिंग होती है, इसलिए इसका नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो बायोस किसके अंदर होते हैं? बेसिक इनपुट आउटपुट फंक्शन। बच्चों क्लियर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा। बायोस की फुल फॉर्म क्या है वो देख लेना उधर। बच्चों ये क्लियर हो गया होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बच्चों क्लियर? अगर बायोस नहीं होता तो क्या होता? एक बार बताइए, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बहुत सारी कीज के बारे में पूछता है, एस्केप कीज होती है, F1 ये सब पूछता है, बूटिंग तो बात की बात है। तो कीबोर्ड ही काम नहीं करता तो फिर क्या होता? बच्चों क्लियर? अच्छा, बायोस का समझ में आ गया। बायोस क्लियर है क्या? बायोस किसके अंदर होते हैं? रोम के अंदर होते हैं। बायोस क्या होते हैं? वो प्रोग्राम होते हैं जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के लिए सपोर्टिंग नेचर के होते हैं स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर। बच्चों क्लियर? हाँ जी। क्या कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर के लिए आपने कभी सॉफ्टवेयर डाला? नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यानी इनके सॉफ्टवेयर बायोस के अंदर होते हैं। बच्चों क्लियर? बायोस क्या है? तो बायोस समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, कमेंट नहीं आया बच्चों? क्लियर? नेक्स्ट अब चलते हैं अपन बूट। बूट क्या होते हैं? तो बूट प्रोग्राम्स होते हैं। बूट प्रोग्राम क्या करते हैं? एक बार बताइए, बायोस के बाद बूट होते हैं। अब होता क्या है बूट? बूट का क्या मतलब है समझने की कोशिश करना। मान लीजिए रोम है, इस रोम के अंदर पहले बायोस हो गया, अब बूट होता है। बूट का क्या मतलब है सुनना। ये रोम होती है, यहाँ रैम है। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ले रहा हूं, यहाँ फिर नीचे सीपीयू लिख दूंगा। यहाँ पर आपकी क्या होती है? यहाँ पर होती है हार्ड डिस्क। बच्चों क्लियर? हार्ड डिस्क ड्राइव। बच्चों क्लियर? अब होता क्या है बच्चों, जैसे ही बूट होता है, बूट प्रोग्राम क्या करते हैं? बूट करवाने के काम करते हैं। बच्चों HDD हार्ड डिस्क ड्राइव की जो स्टार्टिंग लोकेशन होती है वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बच्चों बूट में क्या होता है कि ये रोम के प्रोग्राम इस ऑपरेटिंग सिस्टम को वहां से उठा के किसमें लोड करते हैं? रैम के अंदर लोड करते हैं। बच्चों क्लियर? तो ये OS यहाँ पर आता है, ये टुकड़े टुकड़ों में आता है। कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर आप सबको पता है ऐसे लिखा हुआ आता है 1%, 2%, और फिर ये पूरी भर जाता है 100%, और अपन कहते हैं कि बूटिंग हो रही है। बच्चों क्लियर? तो बूट क्या है? बूट वो सॉफ्टवेयर है जो सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लाते हैं। बच्चों क्लियर? बूट क्या है? बूट वो सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है, बूट प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लाते हैं। कंप्यूटर को ऑपरेट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो कंप्यूटर को हैंडल कौन करेगा? और ये सेकेंडरी से बेटा हैंडल नहीं कर सकता। इसको कहाँ लाना पड़ता है? इसको प्राइमरी मेमोरी के अंदर लाना पड़ता है, क्योंकि एग्जीक्यूट करने वाली मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। ये प्रोग्राम एक साथ नहीं आ सकता, टुकड़े टुकड़ों में आता है। इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। बूटिंग फिर दो तरीके की होती है, हॉट बूटिंग और कोल्ड बूटिंग। लेकिन तुम इतना याद रखो, ये प्रोग्राम एक साथ नहीं आ सकता, ये टुकड़ों टुकड़ों में आता है। इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। ये ये बूट हो रहा है, अपन बोलते हैं ना बूट हो रहा है, कंप्यूटर बूट हो रहा है, बूटिंग प्रोसेस चल रहा है। बच्चों क्लियर? और जो ये लोडर होता है जो इसको लाता है यहाँ से यहाँ, इस लोडर का नाम है, लोडर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होते हैं जो सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर प्रोग्राम को लोड करते हैं। वो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम को लोड करते हैं उनको अपन लोडर कहते हैं। और बच्चों ये लोडर का नाम है बूट स्ट्रैप लोडर। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है? जो सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर बूट स्ट्रैप लोडर, इतना सा याद रखना, केवल OS को लाता है। और भी बहुत सारे लोडर है, लेकिन बूट स्ट्रैप लोडर का एक ही काम है, और वो एक काम क्या है
कि ऑपरेटिंग सिस्टम को यहां से यहां लाता है, कहां से कहां, सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर लेके आने का काम करता है। इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। ये टुकड़े टुकड़ों में होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं बूटिंग। ये जो लोडर ऐसा है जो इसको टुकड़े टुकड़ों में लाता है, उसका नाम है बूट स्टेप लोडर। ये एक साथ होने वाली घटना नहीं है, धीरे धीरे होती है, इसको बूटिंग कहते हैं। जो काम करते हैं उनको बूट सॉफ्टवेयर कहते हैं। बच्चों क्लियर? तो बूट का मतलब समझ में आ गया होगा। बूट का मतलब है सेकेंडरी से, मतलब किसी चीज का बूट होना। बच्चों क्लियर? मतलब सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लाना। बच्चों क्या क्या बता दिया। बायोस किसके अंदर होते हैं? रोम के अंदर होते हैं। बायोस एग्जीक्यूट होते हैं, कीबोर्ड माउस मॉनिटर काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर बूट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर आ जाता है, और जैसे ही लाइट जाती है वापस प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर चला जाता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? बूट स्टेप लोडर को दी गई है। अब बच्चों इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं? तो बच्चों इसके अंदर माइक्रो प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो प्रोग्राम। एक बार बताइए, सोचना सोचना बच्चों, थोड़ा सा विचार करना। एक बार बताओ, एडर है तो एडर एक सर्किट है, सबकटर मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर एक सर्किट है। लेकिन एडर पे आपने वैल्यू डाल दी 2 और 3, लेकिन वो ऐड कैसे होगा, प्लस माइनस कैसे होगा? उसके सॉफ्टवेयर किसके अंदर होते हैं? तो उसके सॉफ्टवेयर रोम के अंदर होते हैं। किसके अंदर? रोम के अंदर होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर को चलाने के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी रोम के अंदर ही होते हैं। हार्डवेयर को चलाने के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी रोम के अंदर ही होते हैं। वो छोटे छोटे पार्ट, वो छोटे छोटे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाते हैं उनको माइक्रो प्रोग्राम कहते हैं। और आपको पता है कि मान लीजिए इस कंप्यूटर का सर्किट कैसे काम करेगा, ये उस कंपनी को पता है, तो वो कंपनी उस सर्किट को चलाने वाले प्रोग्राम किसके अंदर डाल के देती है? और तो कहीं डालती नहीं है, केवल सॉफ्टवेयर के लिए एक ही जगह है उसके पास, वो क्या है बच्चों? रोम। क्या रोम के सॉफ्टवेयर को डिलीट किया जा सकता है? क्या रोम की प्रोग्रामिंग वापस की जा सकती है? नहीं नहीं नहीं। जो कंपनी डाल के देती है वैसे कैसे यूज आते हैं, वो डिलीट भी नहीं होते हैं। कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं, वो डिलीट नहीं होते हैं। बच्चों क्लियर? समझ में आ गया होगा। आज मैंने पूरा कंसेप्ट समझाया। किसका कंसेप्ट समझाया? रोम। अब क्वेश्चन ये उठता है, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? क्लियर है क्या? बायोस, बूट और माइक्रो प्रोग्राम क्या होते हैं? क्लियर हो गया? एक बार क्वेश्चन आया कि कंप्यूटर के जो इंटरनल सर्किट है उनको चलाने के प्रोग्राम किसके अंदर होते हैं? तो याद रखना, उनके जो इंटरनल सर्किट को चलाने वाले प्रोग्राम होते हैं वो रोम के अंदर होते हैं, जिनको अपन माइक्रो प्रोग्राम्स कहते हैं। क्वेश्चन आया कीबोर्ड माउस मॉनिटर के प्रोग्राम को क्या कहते हैं? उनको अपन बायोस सॉफ्टवेयर कहते हैं। बायोस किसके अंदर होता है? तो वो भी किसके अंदर होता है? वो भी आपका रोम के अंदर होता है। बच्चों क्लियर? अच्छा, बूट प्रोग्राम किसके अंदर होते हैं? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये रोम के अंदर होते हैं, और बूट का स्पेशल यूज है सेकेंडरी से प्राइमरी में ओएस को लाना। बच्चों क्लियर? और जो ये काम करता है उसको बूट स्टेप लोडर है। उस बूट स्टेप लोडर का केवल एक ही वर्क है, वो सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर ओएस को लाता है, और जैसे ही लाइट चले जाती है उसको वापस रिटर्न करता है। बच्चों क्लियर? याद रखना, सेकेंडरी में इसलिए डाल के रखते हैं क्योंकि वो परमानेंट स्टोर है, लाइट जाने के बाद भी वहां पर डेटा डिलीट नहीं होते हैं। और जब जरूरत हो तो प्राइमरी में ले आइए, जब एग्जीक्यूट करवाना हो प्राइमरी में ले आइए, तो जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो वहां से यहाँ लाया जाएगा। बच्चों क्लियर? अच्छा, क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? प्राइमरी मेमोरी। अब टाइप ऑफ रोम की बात करते हैं अपन, कौन कौन से तरीके की रोम बनी। क्लियर? लेकिन टाइम कितना बचा? 5 मिनट बचे। चलो ठीक है। हाँ जी, आज का कंसेप्ट क्लियर है क्या? कर लेंगे टाइप्स ऑफ रोम। रोम कितने टाइप की होती है? अभी क्वेश्चन मत करना, क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से करा दूंगा। ऐसा आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में पढ़ा दूंगा कि जीवन में किसी बुक से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे सी और डिजिटल है वैसा टॉपिक नहीं है ये, वो थोड़े टफ लगे होंगे आपको, थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन एक दो बार वीडियो देखोगे तो सी और डिजिटल भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन बच्चों ये तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल होते हैं ये, इसमें हर एक तरीके के क्वेश्चन में टच कर लूंगा। क्लियर? हाँ जी, कमेंट कर दीजिए, क्या क्लियर है सबके? क्लियर है? तीन चार मिनट बचे हैं, बता दीजिए क्या क्लियर है सब कुछ? कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ जी, क्लियर है सबके? ठीक है। एक बच्चों आपकी जीके की क्लास स्टार्ट करनी है, तो कब से करें बताओ? आप आज से करवा दें? और टाइमिंग क्या रखें?
सर फ्री हो गए हैं, दूसरे बैच में जीके लगभग खत्म होने को है, तो बता दीजिए टाइमिंग क्या रखें, थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ताकि बाद में भी देख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं, बाद में भी देख सकते हो, आपके पास स्टोर में आ जाएगा, बैच में आ जाएगा। लेकिन अगर आप टाइमिंग कुछ लेना चाहते हो तो मैं सर से बात कर लेता हूं। 2 से 3 11 से 12 का ही रख देंगे। ठीक है, ठीक है, मैं बात करके बता दूंगा टाइम सेट करके सर से आज। सर तो फ्री हो गए हैं, लेकिन टाइम सेट नहीं किया था मैंने, बात नहीं हो पाई थी सर से, सैटरडे संडे को भी नहीं हो पाई थी, तो मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगा, ठीक है, 1 या 2 दिन में बता दूंगा। क्लास अगर लगेगा हमको, सीके नोट्स डलवा देंगे, आज टाइम नहीं मिल पाया था सैटरडे संडे, डलवा देंगे, है ना, सीके नोट्स डलवा देंगे, और भी बुक्स के लिए आप कह रहे थे वो भी डलवा देंगे, ठीक है। पेपर मैं बुधवार को सोल्व कराऊंगा डिजिटल का, तब तक आप पेपर दे लीजिए, पेपर कल तक लास्ट चलेगा, ठीक है। और भी कुछ होगा तो मैं करवाऊंगा, थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है, ठीक है। कल बता दूंगा, कल या परसों तक बता दूंगा जीके की क्लास का टाइम क्या है। आपकी क्लास कंटिन्यू लगवाते हैं आप जीके की। 21 तारीख का मैंने बोला था, संडे ऑफ रहता है बच्चों, संडे ऑफ रहता है। 21 तारीख का मैंने बोला था जीके के लिए, उससे पहले पहले स्टार्ट करा देंगे, ठीक है, ठीक, थैंक्स।